the ideal concept. सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि भूगोल का 2 पार्ट जो मृदा संसाधन था वह समाप्त हो चुका और उसका जो उस विषय यानी भूगोल विषय का क्लास 10 के भूगोल विषय का जो अगला टॉपिक है वह होगा वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी चैप्टर आपका समाप्त होता है, जो भी अध्याय आपका समाप्त होता है या जो भी लेसन आपका समाप्त होता है, जो भी पार्ट आपका समाप्त होता है, उस पार्ट का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन उसका आंसर बनाइए और जो क्वेश्चन का आंसर ना बने वह कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर भेजिए, हम उसका सलूशन आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। सबसे पहले वन के बारे में जाने कि वन क्या है। वन क्या है? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं या पूरी पृथ्वी, उस पर पहाड़, पठार, मैदान, नदियां, झील, तालाब, बहुत सारे चीज होते हैं। तो उसमें जो क्षेत्र, कुछ क्षेत्र जैसे हुआ वनों का होगा, तो बहुत बड़े क्षेत्र में जो वन उग जाते हैं। हालांकि मैं इसको और तोड़ के बताऊंगा। तो जो बहुत बड़े भूभाग में जो वन उग जाते हैं, चाहे वह झाड़ी हो, पेड़ पौधे हो, उसे वन कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एक तो होता है कि वह स्वतः ही उग जाती है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, आप देखते हैं कि नए नए किस्म के पेड़ पौधे उग जाते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं, और जैसे ही ठंड का मौसम आता है और वह सूख जाती है। फिर कुछ देखते हैं कि भाई गर्मी का मौसम, ठंड का मौसम चला गया, गर्मी का मौसम भी चला गया, फिर पुनः बरसात का मौसम आ गया और पेड़ जो है सब वैसे के वैसे हैं और वह बढ़ते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं। तो यह कई किस्म के पेड़ को होने की जो हमारे अंदर जो कल्पना है वह एक कल्पना करेंगे। कैसे करेंगे? रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे किस्म के पेड़ देखते हैं, उससे कल्पना करेंगे और पेड़ों के किस्म, पेड़ों के प्रकार के बारे में वहां से पता चल जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि वन 2 प्रकार के होते हैं। एक जो स्वतः होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहा जाता है, यानी जो सबसे पहला होता है वह स्वतः होता है, जिसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है या वन कहा जाता है, जो प्रकृति की देन है। दूसरा क्या होता है कि जब उद्योग धंधे लगे, जब हमारे यहाँ उपनिवेशक आए, तो हमारे यहाँ का जो संसाधन था उसका अत्यधिक मात्रा में उन्होंने दोहन किया। इस दोहन के कारण क्या हुआ कि हमारे जो यहाँ की या पृथ्वी के जो भी वनस्पति थे उनका अधिक से अधिक संख्या या उनका अधिक से अधिक मात्रा घटने लगा, अचानक ह्रास होने लगा। जैसे रेलवे लाइनें जब बिछाई गई तो वन का सबसे अधिक नुकसान हुआ। उसके बाद कोयला जब खोदा गया तो वहाँ से पृथ्वी के गर्भ से जब कोयला निकाल लिया गया, वह खाली स्थान बच गया। ऊपर से तो पेड़ पौधे थे, हरे भरे थे, लेकिन जब भारी बारिश हुआ तो वह जमीन वहाँ का दब गया। दबने के कारण क्या हो गया कि वहाँ की जो वनस्पतियाँ थी वह नष्ट हो गई। तो इससे वनस्पति का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और पर्यावरण पर जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। यानी हमारा जो जीवन था, हमारा ही नहीं, बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे आप प्राणियों के बारे में सुने होंगे, बहुत सारे पौधों के बारे में सुनते होंगे कि एक रेड डाटा पुस्तक में जो है सो नोट किया जाता है कि इनकी संख्या कम गई है या यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई है। जैसे कि आप एक डोडो नामक पक्षी के बारे में पढ़े होंगे, गुलाबी मुख वाला बत्तख होता था डोडो। तो वह जो है सो आप 8वीं क्लास के बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि यह जो है सो बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी है इस पृथ्वी पर से। और भी चीज़ें हैं, एशियाई चीता, ये विलुप्त हो चुके हैं। गिद्ध, जब मैं बच्चा था तो बहुत ज़्यादा संख्या में देखता था। जब मैं स्कूल जाता था बैग लेकर के पीठ पर, तो डर लगता था कि भाई कहीं गिद्ध आकर के और हमको उठाना ले, इतने बड़े बड़े गिद्ध होते थे। अब वो भी नहीं देखने को मिलता है। तो यह धीरे धीरे उनका
का नुकसान होते गया, क्योंकि जो भी वनस्पति थी, जो भी जंगल थी, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्रास होने लगी। तो हमने क्या किया कि इस चीज़ को संतुलन बनाए रखने के लिए हमने भी वनों को लगाया, यानी मानव अपने द्वारा भी वनों को लगाया, जिसे मानव निर्मित वन या सामाजिक वानिकी के नाम से जाना गया। तो वन दो प्रकार के होते हैं, एक जो प्रकृति के कारण स्वतः हो गए, और दूसरा जो हमने लगाया उसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। तो कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए, एक तो सामाजिक वानिकी और दूसरा जो प्रकृति ने जिसको निर्मित किया, तो प्राकृतिक वन और सामाजिक वानिकी दो प्रकार के वन होते हैं। तो वन पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो हमारे भारत में, चूंकि जो 10वीं कक्षा की जो भूगोल है वह पूर्ण रूप से भारतीय भूगोल है, यानी भारत के बारे में सबसे अधिक जानकारी वह देता है। तो हम भारत के बारे में यहाँ जानेंगे। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी इसका जो एरिया है, जो भारत की जो भूभाग है, भारत का जितने जमीन पर भारत का अधिकार है, उस पूरे जमीन का 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, जो विश्व में 10वां स्थान रखता है। स्वाभाविक है, जब 10वां स्थान रखता है तो पहला स्थान कौन रखता है? पहला स्थान रखता है वह देश है रूस। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, यानी रूस का जितना बड़ा, रूस बहुत विशाल देश है, उसका जो उस देश का क्षेत्रफल जो है वह भी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा है। रूस एक ऐसा देश है जो एशिया महादेश में ही नहीं बल्कि यूरोप महादेश में भी रूस का विस्तार है। तो रूस 809 करोड़, रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है वनों का विस्तार है। दूसरा स्थान जो आता है वह है ब्राजील का। ब्राजील में जो है यह 498 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार है। तो रूस के बाद जो दूसरा स्थान आता है वह आता है किसका? वह ब्राजील का आता है। और तीसरा जो स्थान आता है वह आता है कनाडा का। तीसरा स्थान कनाडा का आता है। तो कनाडा में जो है वनों का विस्तार, कनाडा में वनों का विस्तार जो है वह कितना है? वह देखते हैं, वह है 310 करोड़ हेक्टेयर। वह है 310 करोड़ हेक्टेयर। चौथा स्थान जो आता है वह है अमेरिका का। अमेरिका का 303 करोड़ हेक्टेयर। पांचवा स्थान जो आता है वो आता है चीन का। चीन में 197 करोड़ हेक्टेयर पर। तो इस तरह से इंडोनेशिया, कांगो, ऑस्ट्रेलिया और भी अन्य देश हैं। तो इन सब देशों में वन है। और इसके बाद यानी इसका जो क्षेत्रफल है धीरे धीरे रूस में 809 है, ब्राजील में 498 है, कनाडा में 310 है, अमेरिका में 303 है, चीन में 197 है, इंडोनेशिया में है। छठा स्थान किसका आता है? छठा स्थान जो है वो ऑस्ट्रेलिया का आता है। छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का आता है। सातवां इसी तरह से कांगो, आठवां इंडोनेशिया, आठवां स्थान जो है यह इंडोनेशिया का है। और 9वां स्थान पेरू का। पेरू के बाद जो 10वां स्थान आता है, पेरू के बाद जो 10वां स्थान आता है वह आता है भारत का। तो इस तरह से
पूरे विश्व में भारत के पूरे विश्व में वनों के विस्तार के बारे में चर्चा है। जब भी आपको विश्व के बारे में अगर चर्चा करनी हो तो ये सब पॉइंट जो है इसको दिमाग में याद रखिए। इससे क्या होता है कि आपको नंबर बोर्ड के एग्जाम में जब भी आप इसका क्षेत्रफल जब भी आप दर्शा देते हैं और इसे जैसे ही हाईलाइट करते हैं, आपका जो नंबर है वह नंबर कटेगा नहीं, बिल्कुल पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो इस तरह से हम ये वनों के विस्तार के बारे में जाने, पूरे विश्व में जो विस्तार होता है वन का उसके बारे में जाने। इसके बाद हम जानते हैं कि कौन कौन से वन हैं, और नहीं उससे पहले मैं एक चीज और चर्चा करूंगा। तो वन, ये तो पूरे विश्व में वन का जो आंकड़ा है वह मैंने बताया। अब जानिए कि वन जो है, जो वनस्पति है या जो वन है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है वह कहाँ से आता है? वह कहीं ना कहीं हम वन और वनस्पति से ही प्राप्त करते हैं। तो वन और वनस्पति से प्राप्त करते हैं। वन केवल मानव के लिए नहीं, केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, वन जो है सो अधिक से अधिक जैव विविधता के विकास के लिए विख्यात है। इस पृथ्वी पर एक चींटी से लेकर के और ब्लू व्हेल तक के जानवर मौजूद हैं। सब अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो है सो प्रजनन करते हैं, और वो उनकी सारी जरूरतों की चीज जो है सो वो यहीं से मिलता है। हम अपनी सुख सुविधा के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों का दोहन करते हैं। दोहन करने के बाद हम उसका उपयोग करते हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान भी हम पहुंचाते हैं। क्योंकि दोहन करें तो एक नियोजन तरीका होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि वनस्पति का जो है सो 1900 एक संस्था है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 1948 में एक रिपोर्ट जारी किया था। इन्होंने 1948 में एक रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पूरे विश्व में, कब 1948 में पूरे विश्व में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन थे। यानी 1948 में पूरी पृथ्वी पर कितना था? 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर जो है यह वन था। लेकिन इसके जस्ट बाद 1963 में जब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जब 1963 में जब पुनः इसका आंकड़ा निकाला तो पता कि अभी यानी 1963 में इसका आंकड़ा 4 अरब हेक्टेयर से कम होकर के 3.8 अरब हेक्टेयर भूमि पर ही बनता। पुनः समय बीतता गया, हम वनों का दोहन करते गए और 1990 में जब यही आंकड़ा जब सामने आया तब वन यहां से भी घट करके कितना आ गया? 3.4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन आ गया, जिससे वातावरण को ही नहीं, अब तो यानी जब जैसे जैसे वनों का विस्तार सिमटता जाएगा, अभी विस्तार इसका बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे यह सिमटता जाएगा तो वन्य जो जीव है वह सिमट करके कहाँ जाएंगे? उनकी वह जो है सो वन जैसे जैसे सिमटता जाएगा उनकी भी जो आवास है, उनका जो क्षेत्र है वह भी सिमटते जाएगा, और छोटी सी जगह में बहुत सारे जीव
रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तब वह क्या होगा कि जो खूंखार जो जानवर थे, जो चीता थे, जो सिंह थे, जो बाघ थे, इनमें अचानक कमियां आ गई, अचानक कमी आ गई और उनकी संख्या अधिक से अधिक घट गई और अभी वह संकटग्रस्त जीव में घोषित हो चुके हैं। तो हमें उन सब की भी उन सबको बचाना है, क्योंकि वह पर्यावरण की एक अभिन्न अंग है। अगर पर्यावरण का एक अंग, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, कहीं भी कुछ अगर होता है तो वह पूरे शरीर को जो है नुकसान पहुंचाता है। उसी तरह से जितने भी जीव जंतु, यहाँ तक कि कीट पतंग जो भी हैं, वो सब इस पर्यावरण का अंग है। अगर उनकी मात्रा, अगर उनकी संख्या अधिक हो जाती है तो भी पर्यावरण का नुकसान है, अगर उनकी संख्या कम जाती है तो भी पर्यावरण का नुकसान है। तो हमें संतुलन बनाए रखना होगा और इसके लिए मानव एक बुद्धिजीवी जीव है, तो उसे सबसे पहले तो आगे आना होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि वन का विस्तार जो है वह धीरे धीरे सिकुड़ते आ रहा है, जिसके चलते वातावरण में अधिक समस्या आ गई, यानी भूमि का जो ताप है यह बढ़ गया। ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत जो है, ओजोन परत एक गैस का एक चादर है। गैस, क्योंकि बहुत सारे गैसों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ गैस हल्का होता है जो ऊपर चला जाता है, कुछ भारी होता है जो नीचे रहता है। तो जब ऑक्सीजन का 3 कण जो है, ऑक्सीजन का जब कण टूट करके, ऑक्सीजन का 3 कण जब मिलता है तो एक ओजोन गैस बनाता है। जब ऑक्सीजन का 3 कण मिलता है तो एक ओजोन गैस बनती है, एक कण ओजोन का बनता है। तो उसकी 18 से 19 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जो है उसका एक चादर है, तो वह तो ऑक्सीजन से बनती है। लेकिन यहाँ जब पेड़ों का जब संख्या कमने लगा, पेड़ों की जब संख्या कमने लगी, इस स्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन की भी संख्या कमेगी और ओजोन बनने की भी मात्रा कम जाएगा। तो वह धीरे धीरे पतला होते चला गया और कहीं कहीं पर उसमें छिद्र हो गए। उस छिद्र से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी तक आ गई, जिससे कि त्वचा रोग यानी त्वचा कैंसर की बीमारी जो है यह उत्पन्न हो गई, अन्य बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न हो गई। तो हमें उससे भी बचना है। तो हर चीज से बचने के लिए क्या होता है कि पेड़ों की अधिक जरूरत है। चाहे वह वर्षा बरसाने की अगर कार्य करे तो वह भी किससे होती है, पेड़ों से ही संबंधित होती है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, केवल खाने पीने के लिए नहीं, शुद्ध वातावरण को रखने के लिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी है पृथ्वी पर। तो पेड़ हमारे लिए पूर्ण एक संसाधन है और इसे बचाना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका जो क्षेत्र है वह धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। जब हमने अपनी जरूरतों को पूरा करना शुरू किया, जरूरतों को नहीं, जरूरत पूरा करने से वनों का ह्रास नहीं होता या किसी भी संसाधन का ह्रास नहीं होता है। ह्रास होती है लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं, ज्यादा संख्या में नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ह्रास होती है। कुछ लोभों को पूरा करने के लिए हमने जब इसका उपभोग करना शुरू किया तो इनका जो क्षेत्र है वह सिकुड़ना शुरू हो गया, जिससे बहुत सारे वनस्पतियां, बहुत सारे वन्य प्राणी पर संकट आ गया। और इस संकट से उबरने के लिए जो है सरकार ने पुनः एक कानून बनाया, वन अधिनियम बनाया और उसके अंतर्गत जो है वनों का पुनः विकास किया जा रहा है। लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं नुकसान ही है, क्योंकि जो भी पौधे हमारे लिए जरूरी थे वो उनका तो वह तो समाप्त होने के कगार पर है। लेकिन वो मानवों द्वारा जो वन लगाया जाता है, तो मानवों द्वारा वैसे ही वन लगाए जाते हैं जो जिनकी संख्या, जैसे अभी रोड में चलिए तो आपको पॉपुलर के पेड़ मिलेंगे, सागवान के पेड़ मिलेंगे, लेकिन यव का पेड़ तो नहीं कोई लगा रहा है। यव एक औषधि पौधा है जो हिमालय के हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जिससे टैक्सोन नामक रसायन
को उसमें से निकाल करके और कैंसर की दवाई बनाई जाती थी, जिसके कारण उसकी मांग इतनी अधिक बढ़ गई, बहुत प्रकार के कैंसर का इलाज जैसे उससे होता है, तो इस कारण से उसका जो मांग है वह बढ़ते गया, और बढ़ने के कारण उसके जो पेड़ है उसके छाल पत्ते सब नोच दिए गए, जिसके कारण चलते वह सूख गए। तो जब सूख गए अब वह पौधे कहाँ से आएंगे? अब अगर कैंसर की बीमारी होती तो हम इलाज कहाँ से करेंगे? तो जरूरी है उन पौधों को लगाना जो विलुप्त होने के कगार पर है, उन पौधों को लगाना नहीं जो कि हमारे यहाँ पहले से ही पर्याप्त मात्रा में है, तो ऐसे पौधे लगाना। तो हम अब पहले वनों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं। घनत्व के आधार पर वनों को बांटा गया, कुछ क्षेत्रों में घनत्व के आधार पर इसे बांटा गया। सबसे पहला है अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन इस वन की में क्या होता है कि वन का जो यानी पेड़ों की जो संख्या है वह सबसे अधिक होती है, यानी कम क्षेत्र में बहुत ही कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा वनस्पति अगर हो, जैसे मान लीजिए कि यह इतना बड़ा एक क्षेत्र है, इतना बड़ा, और इसके इतने भाग अगर वन से ढका, इतने भाग में अगर वन है तो यह तो अति सघन वन हो गया। कैसे? क्योंकि यह इतना बड़ा भूभाग था, बहुत कम समय में बहुत कम